नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर स्वागत है। साथियों, हम देख रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़। आज हमारा डे 4 है और हम डे 4 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैं भूषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आप चाहें तो मेंस का उत्तर लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग देंगे, हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देंगे और बहुत सारे पॉइंट्स देंगे। साथ में आप पैरेलल में उत्तर लेखन का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस के अभ्यर्थियों को विशेष रूप से देखते हुए हम पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज में प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा रहे हैं, जहाँ पे हम सर्वप्रथम यूपीपीसीएस के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हमें क्यों फॉलो करें? क्योंकि हम आपके समक्ष निःशुल्क मेंस उत्तर लेखन एवं पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसके लिए आप बाजार में हज़ारों रुपए का चार्ज पे करते हैं। आपको यहाँ मेंस लिखने के अनुभव पर आधारित एकदम वास्तविक गाइडेंस मिलने वाला है। हम जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल कराते हैं वो वेल रिसर्च के साथ एकदम ओरिजिनल कंटेंट होगा और वैल्यू एडिशन के ढेर सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। यहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ जहाँ हम क्रिएटिव माइंड मैपिंग का यूज़ करते हैं, जिससे आप मेमोराइज़ कर सको, अपने स्कोर को बूस्ट कर सको। दोस्तों, हमारे इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ID यूपीएससी लर्निंग पॉइंट पर डाउनलोड करना ना भूलें तथा हमें फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है यूपीपीसीएस GS2 में 2024 में पूछा गया है, जिसमें इस कथन का विश्लेषण करना है कि राज्य विधानमंडल को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? राज्य विधानमंडल किस तरीके से संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ रखते हैं, ये प्रश्न की मुख्य मांग हो गया। तो हम यहाँ पे मुख्य मांग, प्रश्न की मुख्य मांग क्या है, इसको हम यहाँ संक्षिप्त में आपके समक्ष रखते हैं। क्या है? संघीय ढांचे के भीतर, संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ उठाना या हित को रखना, या हितों को रखना। तो ये प्रश्न की मुख्य मांग है। हमको इस प्रश्न में इसी विषय पे डिस्कस करना है कि किस तरीके से संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ को रखने में राज्य विधानमंडल की भूमिका है। किसकी भूमिका? इसमें राज्य विधानमंडल की भूमिका, विधानमंडल की भूमिका। दोस्तों, कभी भी आंसर राइटिंग करते समय यहाँ पे हम क्वेश्चन के सामने मार्क कर लें, जिससे कि हमें आसानी रहती है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग करते समय मेंस के उत्तर में ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न की भूमिका में आप क्या लिखने वाले हैं? दोस्तों, हम भूमिका बाद में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम संघीय ढांचे को क्लियर कर दें, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि हमें किस तरीके से इस प्रश्न को समझना है। तो दोस्तों, संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचा एकदम एडिशनल पॉइंट आपको बता रहे हैं। संघीय ढांचा क्या होता है? तो दोस्तों, संघीय ढांचा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र व राज्य के मध्य सत्ता का स्पष्ट रूप से, शक्ति का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। केंद्र व राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, यानी कि द्विस्तरीय सरकारें होती हैं, या द्वैध सरकारें होती हैं। द्वैध सरकार होती हैं, दोहरी सरकार होती हैं, एक तरफ केंद्रीय सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार। यहाँ पे राज्यों को पर्याप्त जो है वह महत्व दिया जाता है, राज्यों को पर्याप्त जो है वह महत्व दिया जाता है। किस विषय में? विधि निर्माण के विषय में। और आप देख सकते हो 7th जो शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, उसमें जो है राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। 7th अनुसूची में विषयों का बंटवारा। तो दोस्तों, ये हमने जो है वह आपको संघीय ढांचा के बारे में कुछ बेसिक्स बताए हैं। अब प्रश्न पे वापस आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में राज्य विधानमंडल की भूमिका।
अब यहाँ पे ना राज्य विधानमंडल शब्द लगा करके इस प्रश्न को एक सीमित डायरेक्शन दे दिया गया है, क्योंकि जो राज्य विधानमंडल है केवल हम उसकी भूमिका की यहाँ पे बात करेंगे, या राज्य विधायिका के सदस्यों की जहाँ भूमिका होगी हम उसकी भूमिका की बात करेंगे। यहाँ पे पूरे राज्य या राज्य सरकार की बात नहीं करी गई है, राज्य सरकार के बजाय राज्य विधानमंडल की बात कही गई है। यह इस प्रश्न का की टर्म है, जिसने इसको समझा वो टू द पॉइंट आंसर डिलीवर करेगा। इसलिए हम केवल उन पहलुओं को रखेंगे जिसमें राज्य विधानमंडल की भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आती हो। तो दोस्तों आते हैं भूमिका पर। भूमिका में लिखते हैं तो भूमिका ऐसे लिखेंगे, भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्य विधान मंडलों ने राज्यों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आगे लिखेंगे हालिया संदर्भों में, कुछ एग्जाम्पल के साथ में भूमिका को लिखें। हालिया संदर्भों में पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रखर रूप से आवाज उठाई है। इस प्रश्न की ये रही भूमिका। अब इसके बाद प्रश्न की मुख्य डिमांड की तरफ मूव करते हैं। हेडिंग क्या होगा? संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज उठाने में भूमिका। तो चूंकि यहाँ पे हम राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो इस चीज को बार बार लिखने की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका संविधान संशोधन के संदर्भ में। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में। तो दोस्तों आप सभी को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें अगर संघीय ढांचे से संबंधित विषय, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे केंद्र राज्य संबंधियों में कोई परिवर्तन से संबंधित विषय हो जाए, या 7वीं अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित कोई विषय हो जाए, तो जो संघीय ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन होने पर क्या होगा? में संशोधन पर आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन आवश्यक है, अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, उदाहरण के तौर पे देखो, तो जीएसटी 101वां संशोधन देख सकते हो, यहाँ पे 2016 में लाया गया। यहाँ पे आप जानते हो कि जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया, यानी जीएसटी को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, जिसके तहत राज्य सूची के जो विषय थे, राज्यों के कराधान विषय प्रभावित हुए। इसलिए इस विषय पर, इस संविधान संशोधन पे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हुआ। ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधन हुए जिसमें आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के बाद ही वो पारित हुआ। अभी एक और उदाहरण है, हाल में एक डेढ़ वर्ष पहले ऐसा हुआ, हाल में 97वें संशोधन के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के राज्य सहकारी
समितियों के गठन संबंधी जो प्रावधान है उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, शून्य घोषित कर दिया। प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राज्य सहकारी समितियों का जो गठन है वह राज्यों की अनुसमर्थन के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सहकारी समिति की जो बात है यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सहकारी समिति जो है वह राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वह तभी किया जा सकता है जब आधे से अधिक राज्यों ने अनुसमर्थन किया हो। तो यहाँ पे 97 संशोधन जो कि राज्य सहकारी समितियों से संबंधित था या सहकारी समितियों से संबंधित था, उसके इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। बाकी हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन को जो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, जो आर्टिकल 43B के तहत सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया, जो भाग 9A के तहत सहकारी बहुराज्य सहकारी समितियों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन की बात की गई। तो ये सारे प्रावधान जो थे वह समवर्ती सूची के विषय थे, केंद्रीय सूची के विषय थे, तो इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित नहीं किया, लेकिन राज्य सूची के इस विषय में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान थे उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के विधेयक के संदर्भ में संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज़ उठाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, राज्य विधानमंडल की, क्योंकि इनका अनुसमर्थन कौन करता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे जो राज्यों की सहमति है या जिसको अनुसमर्थन बोलते हैं, रैक्टिफाइंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अनुसमर्थन जो होता है उसमें साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। साधारण बहुमत से प्रस्ताव द्वारा, तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए आधे से अधिक राज्यों द्वारा तो संविधान संशोधन विधेयक मान्य हो जाता है। अब हमने इस पॉइंट को समझा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया संघीय संरचना में निर्वाचन के माध्यम से, या फिर ऐसे कह दें निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, निर्वाचन के माध्यम से। तो निर्वाचन के माध्यम से कैसे जो है राज्य विधानसभा संघीय ढांचे में राज्यों की आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पे आप उदाहरण लिखोगे तब जाके ये पॉइंट कन्फर्म होगा। उदाहरण, राष्ट्रपति व राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्वाचन के माध्यम से भी संघीय ढांचे में राज्य अपनी आवाज़ उठाते हैं। तीसरा पॉइंट, राज्य विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व, राज्य विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व। यहाँ पे क्या होता है कि राज्यों के द्वारा कई बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके या विधानसभा में चर्चा और बहस के माध्यम से राज्य विशिष्ट हितों को उठाते हैं। तो दो चीज़ हो गया, यहाँ पे राज्य विधानसभा के माध्यम से उठाते हैं और राज्यसभा द्वारा भी ऐसा किया जाता है। तो राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ऐसा किया जाता है, कई बार प्रस्ताव पारित करके। दूसरी तरफ कई बार ये ऐसे किया जाता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किया जाता है। तो राज्यसभा में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि राज्यसभा में लोकसभा से पारित विधेयक को जो है, पारित विधेयकों पर संशोधन कर लेता है, या फिर राज्यसभा में विधेयकों को प्रस्तावित करके भी ऐसा कर सकता है कि राज्यों की आवाज़ यहाँ पे उठाई जाए।
तो कई बार होता है लोकसभा में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या सरकार का बहुमत होता है, लेकिन राज्यसभा चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई है तो उसमें बहुमत कई बार नहीं होता है। तो लोकसभा से किसी भी विधेयक के पारित होने के बावजूद भी राज्यसभा एक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, तो राज्य हितों को प्रश्रय देने का कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा 4th पॉइंट है राज्य सूची के विषयों पर विधायन। राज्य सूची के विषयों पर विधायन, विषयों पर विधायन के संदर्भ में या विधायन की शक्ति के संदर्भ में यहाँ पे क्या होता है कि हाल में क्या हुआ, आपने देखा कि जो केंद्रीय कृषि कानून लाए गए 3, उसके विरोध में कई राज्यों ने अपने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। क्यों? क्योंकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे उदाहरण हालिया कृषि कानून, जो कृषि कानून 3 कृषि कानून आए थे, कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, छत्तीसगढ़ व राजस्थान राज्य विधानसभा ने विधेयक पारित किया। तो इन्होंने क्या किया, इन राज्यों की विधानसभाओं ने इस पर जो है एक नया कृषि कानून अपने राज्यों के हिसाब से बनाया और केंद्रीय कृषि कानून को नहीं मानने के लिए प्रस्ताव पारित किए। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अभी हमने समझाया कि जो कृषि है वह राज्य सूची का विषय है। तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि कृषि है राज्य सूची का विषय, कृषि राज्य सूची का विषय। तो इन राज्यों ने कहा देखो राज्य सूची के विषय पे राज्यों को विधायन की शक्ति है, तो आप केंद्र के द्वारा ऐसा विधेयक, अगर ऐसा कोई विधायन किया जाता है तो हम नहीं मानेंगे। बाद में देखो सरकार ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तीनों कृषि विधेयक को वापस ले लिया, आप सभी जानते हैं। एक अन्य पॉइंट है 4th पॉइंट हमारा वित्तीय स्वायत्तता की मांग का मुद्दा। 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट हो गया वित्तीय स्वायत्तता की मांग। यहाँ पे राज्यों के द्वारा अक्सर जो है वह वित्तीय स्वायत्तता की मांग की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा जीएसटी लाया जा रहा था, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन या कह दें कि हम जीएसटी के संदर्भ में या जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि संशोधन बाद में लाया गया, पहले राज्य विधानसभाओं ने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, उदाहरण जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा, जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा। तो हुआ क्या, जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा, तो इसमें क्या हुआ, जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केरल व पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केरल व विधानसभा व पश्चिम बंगाल विधानसभाओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। देखो हम यहाँ पे वही एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें विधानसभाओं ने एक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न की मांग स्पेशल विधानसभा है, स्पेशलाइज्ड विधानसभा है, तो इसलिए हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जहाँ पे राज्य विधानसभा ने बंडल ने मुखर होकर राज्यों की आवाज़ उठाई। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चाहे केरल हो व पश्चिम बंगाल हो, इसने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र से मांग की कि जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को लागू किया जाए। तो पहले लागू करने की मांग की तो लागू किया गया, अभी विस्तार करने की मांग कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है इस पर क्यों ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया,
तो दोस्तों जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है इसकी जो अवधि थी 2017 से 22 थी, 5 वर्षीय थी। इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें यह व्यवस्था थी कि जो राज्य है, राज्यों को 5 वर्षीय अवधि थी। दूसरा ये था कि राज्यों को 14% वार्षिक वृद्धि, 14%, 14% वार्षिक वृद्धि दर से कर राजस्व की गारंटी, कर प्राप्ति की गारंटी की गई थी। देखो इसमें यह कहा गया कि अगर जीएसटी लागू होने से किसी राज्य की प्रतिवर्ष पहले प्राप्त अप्रत्यक्ष कर की तुलना में 14% की वृद्धि नहीं होती है, उससे कम होती है, तो ऐसे में जो बचे हुए अमाउंट होगा उसको केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति करेगी। अगला 6 नंबर पॉइंट आप डाल सकते हैं अब, जिसमें ये होगा शिक्षा जैसे समवर्ती विषयों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। शिक्षा, चूँकि आप सभी जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, जैसे समवर्ती सूची के विषयों पर देखो यहाँ पे प्रश्न में आवाज उठाने के रूप में बात करी गई है कि किस तरीके से राज्य विधानमंडल ने अपनी आवाज उठाई है। तो यहाँ पे शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में ऐसा देखा गया कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसके विरोध में कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे राज्यों में जो है वो राज्य शिक्षा बोर्ड प्रभावी रूप से काम कर नहीं पाएगी इसके बाद, और हम क्षेत्रीय भाषा से इतर हमको त्रिभाषा नीति में जो है अलग अलग भाषाओं को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया, इसके विरोध में क्या हुआ? इसके विरोध में तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल इस मामले में बहुत प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। हर एक विधेयक, हर एक केंद्र सरकार के फैसले, निर्णय का विरोध कर रहा है। राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया, किसके विरोध में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में क्या क्या मांग रखी गई या तर्क रखा गया, जो अभी हमने बताया। इनकी मांग या तर्क क्या थी? तो 2 मांगें थी मेजरली। तो सबसे पहली मांग क्या थी कि राज्य शिक्षा बोर्ड को प्राथमिकता दी जाए। राज्य शिक्षा बोर्ड की बात की गई कि भैया जब आप ऐसा कुछ व्यवस्था करोगे यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो राज्य शिक्षा बोर्ड कमजोर पड़ जाएंगे। राज्य शिक्षा बोर्ड को प्रभावी रूप से कार्य करने देना चाहिए, ठीक है। एक तो ये इन्होंने कहा, और दूसरा ये कहा कि त्रिभाषा नीति का विरोध किया। इन्होंने कहा त्रिभाषा नीति का विरोध। एक तरफ तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने कहा कि हमें उत्तर भारतीय हिंदी को अपनाना पड़ेगा, तो हिंदी का विरोध एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी विरोध किया कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को हम क्यों अपनाएं। तो यहाँ पे आप ये वाला विवाद आप जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट कवर हो चुके हैं। 7th पॉइंट पे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। 7th पॉइंट, दिल्ली विधानसभा में सेवाओं के वितरण के विरोध में प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पे जो दिल्ली विधानसभा है, इसने सेवाओं के वितरण के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। दरअसल हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने एक नया अधिनियम जारी करके दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। इसी को सेवाओं का वितरण कहते हैं। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये पूरा मामला है, इसको फिर से हम यहाँ पे टू द पॉइंट
लिखते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली में पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था और तीसरा क्या है, भूमि। तो पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, ये तीन है। वहाँ जैसे विषय किसके हाथ में है, ये तीन विषय केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित। इसके अलावा सारे विषय किसके पास हैं, अन्य विषय राज्य सरकार के पास। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम के तहत ये कहा कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर केंद्र सरकार अब नियंत्रण करेगी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण, प्रशासनिक जो व्यवस्था है या संरचना है पर नियंत्रण को लेकर जो है वह सेवाओं के वितरण संबंधी आदेश पारित किया। नियंत्रण को लेकर ये वाला अधिनियम पारित किया था। अब यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है संरचना पर नियंत्रण को लेकर ये अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या था कि जब दिल्ली है उसके सिविल सेवक के स्थानांतरण और नियुक्ति को अब केंद्र सरकार नियंत्रित कर, तो यहाँ पे ऐसा केंद्र सरकार ने किया। लेकिन अब इसके विरोध में दिल्ली ने क्या किया, इसके विरोध में दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। चूंकि यहाँ पे अभी प्रश्न की मुख्य डिमांड क्या है, राज्य विधानमंडल की बात, तो यहाँ पे दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य विधानमंडलों की कैटेगरी में दिल्ली को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी विधानमंडल है, इसलिए इसे राज्य विधानमंडल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब ये मामला गया पूरा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली ने कहा कि देखो ये हमारी विषय है, राज्य सूची का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर वितरण के इस मामले में दिल्ली के पक्ष में फैसला सुनाया, दिल्ली के पक्ष में फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई विधेयक आप पारित करते हो तो वो तब तक संवैधानिक नहीं होगा जब तक कि उस पर आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन ना हासिल कर लो। तो केंद्र सरकार को बोला कि देखो आप जाओ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन लेकर आओ, तब ये संसद द्वारा पारित माना जाएगा, क्योंकि यह राज्य सूची से संबंधित मामला है। तो इसलिए हम राज्य विधानसभाओं को संघीय ढांचे के भीतर राज्यों का आवाज उठाने में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस कथन के सारे पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट्स, बहुत बड़े बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं हमने। अब इसका कंक्लूजन करना है, लेकिन एक बार सारे पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। तो ये हम रिव्यू करते हैं सारे पॉइंट्स को। ये हमने लिखा भूमिका और ये हम पॉइंट्स को करने वाले हैं रिव्यू। इसमें हमने ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया जिन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ उठाते हैं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, तो संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। हमने 101वां संशोधन देखा जहां पे राज्यों ने अनुसमर्थन किया और जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई। दूसरी तरफ हमने 97वें संशोधन के उस प्रावधान राज्य सहकारी समिति वाला देखा जहां पे राज्यों ने अनुसमर्थन नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया उस प्रावधान को। निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भागीदारी करते हैं। राज्य विशिष्ट हितों के प्रतिनिधित्व की बात, जिसमें आप देख सकते हो कई बार राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करके ऐसा करती है, या कई बार राज्यसभा में विधेयकों को ला करके या लोकसभा से पारित विधेयकों को संशोधित करके ऐसा किया जाता है। राज्य सूची के विषयों पर विधायन की शक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हाल में कृषि कानून के विरोध में कई राज्य विधानसभाओं ने विधेयक पारित किया, क्योंकि कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है।
वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में हम देखें तो जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केरला और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया। हमने विस्तृत तरीके से जीएसटी क्षतिपूर्ति मैकेनिज्म को समझा। शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विरोध में कई राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया, जिनका तर्क था कि हमारे राज्य शिक्षा बोर्ड तो निष्प्रभावी हो जाएंगे। त्रिभाषा नीति का भी विरोध किया गया। और दिल्ली विधानसभा में सेवाओं के वितरण का जो मामला था उस पर दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के पक्ष में निर्णय दिया और केंद्र सरकार के उस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये सभी उदाहरण राज्यों की संवैधानिक असहमति को केंद्र सरकार तक पहुंचाने तथा या के साथ पहुंचाने के साथ ही संघीय ढांचे में राज्यों के हितों की रक्षा हेतु राज्य विधानसभा के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये किया इस प्रश्न का कंक्लूजन। आप सभी को अगर यूपीएससी लर्निंग पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। धन्यवाद।